देखो, आज हम इलेक्ट्रिशियन के सारे औजार पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आपको कि मैं औजार आपको पूछूंगा, आपको जवाब देना है। और ये जो औजार वही औजार है जो आज हमने प्रैक्टिकल में आप थ्योरी में लिखाया था, और इसका हम प्रैक्टिकल कराने जा रहे हैं। तो इसका अच्छी तरह से आपको याद रखना है कि जहाँ तक ये टूल है, ये जहाँ आप काम करने जाओगे, किसी भी कंपनी में जाओगे, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जाओगे, तो ये टूल्स अपने इलेक्ट्रिशियन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो मैं आप लोगों से ही ये आपसे बात करूँगा कि इसका नाम क्या है, आप मुझे बताओगे। पिलास, इसका काम क्या है? इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? और कुछ नाम लिखा था कॉपी में, देखो। तू बता, इसको बता दो। कॉम्बिनेशन प्लायर, ठीक है, बैठ जाओ। इसका उपयोग क्या है? पतले तारों काटने में। देखो, ये है कॉम्बिनेशन प्लायर, और इस कॉम्बिनेशन प्लायर की सबसे पहले सावधानी ये रखनी है कि इसका हैंडल है वह अच्छी तरह से रबड़ का होना चाहिए, और हैंडल कटा और फटा नहीं होना चाहिए। हैंडल का उपयोग करने के बाद, हैंडल का उपयोग करो उस समय यहाँ पर ग्रीस नहीं लगा होना चाहिए। और इसे कॉम्बिनेशन प्लायर की एक वो ये भी सावधानी रखनी है, जब इसका उपयोग करते समय सिर्फ काटते जीवित तारों को जोड़ने में उपयोग ले, अदर किसी हैमर की जगह इसका उपयोग नहीं ले। हैमर की जगह का मतलब ये हथौड़ा है, इस हथौड़े को हम चोट मारते हैं ऐसे, इसकी जगह इसका कॉम्बिनेशन प्लायर का उपयोग ना ले। कॉम्बिनेशन प्लायर का और मैं आपको चीज़ आसानी से और बताऊं तो कॉम्बिनेशन प्लायर में जो ये होता है, बीच वाला जो भाग है, जिन दोनों भागों को जोड़ते हैं, इसको बोलते हैं रिवेट बोलते हैं। इधर जो भाग होता है इसको कटर बोलते हैं। इसमें जिग-जैग बंधा हुआ यहाँ तारों को जोड़ने के लिए ये काम आता है। जैसे कॉम्बिनेशन प्लायर से हम तार भी छील भी सकते हैं, तार को काट भी सकते हैं, और जीवित तारों को जॉइंट भी कर सकते हैं। हमारे पास में एक तार है, ये है 2.5 mm का, ठीक है। अब इस कॉम्बिनेशन प्लायर का जबड़ा अच्छी तरह से जुड़ रहा है, तो यहाँ से अपना तार का कट हो जाएगा। तार यहाँ से हम काटेंगे कैसे? ये इस प्रकार से डाला, ये कट गया, ठीक है। कॉम्बिनेशन प्लायर में जैसे जीवित तारों को जोड़ना कैसे है, तो आपको पहले तार को इस नुकरे से, यहाँ से तार को अपने छीलना है, इस प्रकार से दोनों तरफ से छील लो थोड़ा थोड़ा, और फिर इसको छील कर हमें आगे निकालना है। फिर इसको अधिकतर हमें इसका तार छीलने में वायर स्टेपर का ही प्रयोग करना चाहिए, जिसे तार जो स्टेपर, वायर स्टेपर होता है वायर को छीलने के लिए, उसका ही प्रयोग करना चाहिए, जिससे क्या तार आसानी से छील सके और हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। वायर स्टेपर नहीं हो तो दांतों से छीलना ही नहीं है, कॉम्बिनेशन प्लायर से छीलना है। अब ये कॉम्बिनेशन प्लायर से दांत ये छिल गया। अब मान लो जीवित तार है, आप मान लो इसमें जीवित तार का मतलब होता है करंट वाला तार। अब करंट वाले तार ऐसे आप दो तारों को जोड़ रहे हो, तारों को जोड़ने की विधि क्या होती है? ऐसे दोनों तारों को पहले, इन दोनों, मान लो दोनों तारों में करंट हाथ नहीं लगाना है, इन दोनों तारों को पहले ऐसे मिला लो, मिला लिया। मिलाने के लिए दोनों तारों को इंसुलेशन विधि यहाँ से पकड़ लो। पकड़ने के बाद में कॉम्बिनेशन प्लायर को यहाँ रबड़ वाले भाग को पकड़ना है, यहाँ पकड़ के, और फिर ऊपर वाले भाग को ऐसे, हाथ लगाना ही नहीं है, ठीक है। ये ऐसे आप इसका जॉइंट कर सकते हो। अब मान लो अच्छी तरह आपने जॉइंट कर लिया, तो इसको हाथ को ऐसे आप जॉइंट कर भी सकते हो हाथ से। करंट है तो भी करंट नहीं लगेगा, उसका रीज़न मैं आगे बताऊंगा कि करंट हमें क्यों नहीं लग रहा। मान लीजिए ये तार है और ये फेज वाला है, इधर ये फेज वाला है, दोनों तार कटे हुए हैं, इनको मैं जोड़ रहा हूँ, इनके दोनों के बीच में मेरी अंगुली आ गई है, तो करंट का झटका लगेगा, ठीक है। सर हमें सीधा आप जोड़ना है, जैसे कहते हैं भाई हम इलेक्ट्रिशियन का अच्छे जानकार हैं, सीधा तार को जोड़ना है। अब दोनों तारों को पहले ऐसे ले लो, दोनों को मिलाया, फिर दोनों चिमटी ली, ऐसे सीधे सीधे घुमा दो, ऐसे सीधे सीधे घुमा दो, और पैरों में जूते होने चाहिए। ये सिर्फ 230 वोल्टेज में आपको भरोसा दिलाता हूँ, इसमें आप ये कार्य कर सकते हो, जबकि अपने को इसकी नॉलेज है। तो नॉलेज नहीं है तो आप इसका उपयोग ना करें। दूसरी बात यह है कि आप इसको मुंह से तार नहीं छिलोगे, मुंह का प्रयोग नहीं करोगे। विद्युत अपने जो जीभ है सबसे चालक है शरीर की, और जैसे आपके कम वोल्टेज होते हैं तो भी जीभ को पता चल जाता है। आपको हुआ ऐसा
जैसे आपके 48 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है, तो जी पर आप लगाते हो कि पता है कि ये चार्ज है या डिस्चार्ज, पता है नहीं है, तो यानी बिल्कुल फ़ोन की बैटरी उसमें भी पता चलता है। कहने का मतलब बिल्कुल कम जो वोल्टेज है वह जी पता कर देती है कि इसमें कम वोल्टेज है हमारा, यानी विद्युत सबसे चालक जीव है। इसलिए कभी करंट वाला तार कभी मुंह से नहीं काटना चाहिए, कभी भी अर्जेंट, कितनी भी अर्जेंट हो, कॉम्बिनेशन प्लायर है या इलेक्ट्रिशियन चाकू है उसका उपयोग करें, नहीं है तो आपने लेकर आए उसके बाद में उपयोग करें। ऐसा कर लिया तो क्या होगा, अपने सबसे पहले मस्तिष्क की नाड़ कट जाएगी, हमारी मौत भी हो सकती है। तो यह समझ गए, इसका उपयोग कॉम्बिनेशन ध्यान रखेंगे। फिर कॉम्बिनेशन प्लेयर का उपयोग करने के बाद में जो भाग होता है या रिवेट होता है, इसमें अपने को ग्रीस लगाकर सुरक्षित जगह पर रख देना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए नमी का बारिश का मौसम हो तो यहाँ जंग लगने के चांसेस नहीं रहते। ये इसकी जो लंबाई होती है आपको मैंने बताई, कितनी लिखी है आपको लंबाई हैं, 150 से 200 mm लिखी है ना, ये भी आपको याद रखनी है। फिर कॉम्बिनेशन प्लेयर का सिर्फ आप 3 फेज वोल्टेज में 240 यानी 500 वोल्टेज तक इसका उपयोग कर सकते हो। 11,000, 33,000, 25,000 वोल्टेज, 67,000 वोल्टेज, इन तारों पर कॉम्बिनेशन प्लेयर का उपयोग कभी भी नहीं करोगे। ऐसा नहीं कि हमें जानकारी है 11,000 का तार काट रहे हैं तो तार नहीं कटेगा, आपका हाथ भी कट सकता है, ध्यान है, इन चीज़ों का ध्यान रखो। ये थी कॉम्बिनेशन प्लेयर की, कभी भूलोगे तो नहीं ना, सावधानी रखोगे। और इससे एक भी ये सावधानी रखने की, बड़े स्टील के तारों को नहीं काटना है, छोटे अपने जो एल्युमिनियम तार है, ये कॉपर के तार है, इनको तारों को काटने के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है। फिर ये आपको दिख रहा है, ये तो इसमें जंग लग चुका है बहुत खतरनाक, अभी आपसे ही ठीक करूँगा मैं। ये है आपका कौन सा है, बताओ कौन सा प्लेयर है? नोज प्लेयर, नोज प्लेयर में है कौन सा? आपको देखो आ लगा कि कौन सा, आप बताओ मुझे, आ लगा बताओ, बताओ कौन सा है? राउंड लो दिख रहा है क्या? राउंड दिख रहा है क्या इसका? कहीं राउंड दिख रहा है क्या? तो आप राउंड कैसे करेंगे? रुको आप बताओ, छोटो आप बताओ, लॉन्ग नोज दिख रहा है आपको? तो आप बताओ ना, मैंने अभी लिखा के लेकर आया हूँ आपको। अरे ये दिख रहा है आगे से, ये फ्लैट की तरफ दिख रहा है, तो हैं फ्लैट नोज राउंड प्लेयर है, ये फ्लैट की तरफ है तो फ्लैट नोज प्लेयर हो गया। ये फ्लैट की तरफ दिख रहा नहीं दिख रहा? इसका काम क्या होगा, जैसे अपने को किसी को स्क्रू है अंदर, उसको कसना हो या उसको स्क्रू साथ में घूम रहा है, उसको पकड़ लेंगे इसके साथ में। ये जैसे अपना हाथ नहीं पहुंच रहा, वहाँ अंदरूनी भाग में ये डालकर ऐसे पकड़ना खोलना काम कर लेगा। राउंड नोज प्लेयर होगा तो इसका ऊपर का भाग पूरा राउंड होगा, पूरा राउंड होगा, गोल होगा। और गोल होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, जैसे राउंड नोज प्लेयर में क्या होगा, जैसे अपने को ये तार है, ये वाला तार, तो तार में क्या करना है, तो तार में क्या होता है, जैसे ये खुल नहीं रहा है, इसमें डालेंगे और इसको ऐसे घुमाएंगे तो वह क्या बन जाएगी, रिंग बन जाएगी। राउंड नोज प्लेयर से रिंग बना सकते हैं, मैं छोटे स्क्रू नट खोलने के लिए इसका प्रयोग कर लेंगे। जैसे मान लो स्टार्टर है, अपने ट्यूबवेल पर स्टार्टर खराब हो जाता है, उसमें छोटा नट खोलना हो, हम हाथ नहीं पहुँच रहा है तो फ्लैट राउंड नोज प्लेयर का उपयोग करेंगे, फ्लैट का यूज करेंगे, फ्लैट लॉन्ग नोज प्लेयर का उपयोग करेंगे। अब मान लो कहीं मान लो अपने स्क्रू अंदर गिर गया हो, जहाँ अपना हाथ नहीं पहुँच रहा है, तो इसके माध्यम से निकाल लेंगे, तो इसका नाम क्या है, फ्लैट नोज प्लेयर। बात समझ में आ गई? ठीक है। बाकी मेरे पास जो उपलब्ध है मैंने आपको बताए हैं, पर वह राउंड नोज प्लेयर होगा, सेम इसी कंडीशन में होगा, उसका ऊपर वाला भाग क्या होगा, राउंड होगा। आई बात समझ में? और लॉन्ग नोज प्लेयर होगा, उसका भाग लंबा होगा, ठीक है ना, वह फ्लैट नहीं होगा, गोल भी नहीं होगा, हाँ चोंच टाइप होगा। जैसे कोई रिंग निकालनी हो या कोई अंदर कोई अपने पार्ट कोई तार को मोड़ना हो, वहाँ यहाँ वहाँ काम आ जाएगा। ये अपने पास दो उपलब्ध है, मैंने आपको बता दिया। फिर आपको मैं आपको बताऊँ, इसका नाम क्या है, पेचकस है। तुम बताओ, आप ससपाल ये बताना, पोकर, तू बता, पोकर तो आप पेचकस, तो तेरे बट बाकी ये क्या है, तो इसको तू पेचकस कह रहा है।
तो डांस नहीं दिख रही मेरे पास है तू दिखती नहीं। अब देख कल से चश्मा लगा गया ठीक है, कोई दिख ही नहीं देती इसको। अच्छा, प्रॉब्लम इसकी बहुत बड़ी है। ठीक है, ध्यान रखना, रिकॉर्ड हो रही है क्लास, तेरा नंबर कभी भी आ सकता है। चलो, ये जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लंबाई मापनी है। हैंडल से, ये हैंडल का एंड का सिरा, ये आगे टिप, इसको आगे वाले भाग को क्या बोलते हैं? नुकीले को टिप बोलते हैं। ये बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? शेक बोलते हैं। और ये पीछे वाले इस भाग को क्या बोलते हैं? हैंडल बोलते हैं। ये इसका उपयोग एक ही होता है, इसके 3 नाम हैं, 3 नामों से कभी कंफ्यूज कर देता है। एक तो है इसका सुम्बी, एक है ब्राइडल, एक है पोकर। अरे पोकर कोई दादू नाम कौन होते तेरे? तो वही है। तो इसका हम उपयोग करेंगे ना, तो लकड़ी में जैसे मार्किंग की जगह हुआ, जैसे मैंने इसका ये मार्किंग करनी है, या मैं मेलेट से थोड़ी सी छोड़ दी, ये मार्किंग हो गई ब्लेड इस पर। जैसे मैं लकड़ी है यहाँ पर, नॉर्मल लकड़ी, यहाँ पर मार्किंग हो गई। अब यहाँ पर मैं स्क्रू आसानी से कर सकता हूँ, क्योंकि स्क्रू का जो नुकीला पॉइंट होता है वह इसके अंदर फंस जाएगा, और फिर मैं ड्रिल मशीन से घुमा सकता हूँ। तो ये मार्किंग करने में ये काम आता है फर्नीचर के अंदर, लकड़ी में। जैसे अपने यहाँ अपने कहाँ आता है, जैसे वुडन बोर्ड होता है, लकड़ी के बोर्ड होते हैं ना घर में, लाइट फिटिंग करते लगाते हैं ना बाहर, तो अब तो पीवीसी वाले आने लगे। तो वुडन बोर्ड में पहले मार्किंग करने के लिए, किसी छिद्र करने के लिए इस पोकर की आवश्यकता पड़ती थी, इसलिए पोकर का उपयोग करते हैं। समझ आए ना? ये सिर्फ मार्किंग हो जा रहा है, ठीक है। अगर इसका उपयोग आपको वहाँ पर नहीं करना है, कहाँ पर है? स्टील के तार, मान लो स्टील की चादर है, लोहे की चादर है, वहाँ पर इसका प्रयोग नहीं करना है। पर करोगे क्या? हाँ, ध्यान रखना है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है, पेचकस है। और ये इसको पेचकस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्रू ड्राइवर। ये इंसुलेटेड पेचकस है, और ये है पेचकस। ये है इंसुलेटेड पेचकस और ये है पेचकस। दोनों में अंतर कैसे आया कि इसके ऊपर जो आप ये भाग लग रहा है, ये क्या है? इंसुलेटेड है। और इसके आगे जो ये जो शेक दिख रहा है, यहाँ पर कोई इंसुलेटेड है क्या? नहीं है। तो आप इसको स्क्रू ड्राइवर बोलोगे, यानी पेचकस बोलोगे, और इसको बोलोगे इंसुलेटेड पेचकस। अब इंसुलेटेड, इसके ऊपर रबड़ है सर, ये क्यों लगाया? ये इसलिए लगाया बेटा, जैसे मान लो अपने कोई लाइट का सॉकेट जल गया, और मेरे को लाइट पीछे से बंद करने में थोड़ी दिक्कत है, या मैंने बंद कर दी, क्या पता उसमें कनेक्शन उल्टे हैं, करंट आ रहा है उसमें, तो मैं इसका उपयोग के माध्यम से उसको मैं कोई स्क्रू को खोल रहा हूँ, स्क्रू को खोल रहा हूँ, तो इसके पीछे मेरे हैंडल है ना, इसको हाथ में पकड़ लिया, और ये इंसुलेशन है ना, ये इंसुलेशन जैसे मेरे भूल में मेरा अंगुली इसके ऊपर आई, तो मेरे करंट आया क्या? बच गया ना, इंसुलेशन की वजह से बच गया ना। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये इंसुलेशन की ये स्लीव डाल दी इसके अंदर। तो लाइट वाले हैं हम, तो इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करना चाहिए। मान लो मैं बोल लूँ कि ये 3 पिन की पिन सॉकेट जल गया, अब एम से भी आपने ऑफ भी कर दिया, तो भी मान लीजिए उसमें करंट आ रहा है, हल्का फुल्का करंट भी आ जाए, कोई क्या पता पीछे ऑन भी कर दे, तो हम इसका उपयोग कर रहे हैं, अपने इसके ऊपर अंगुली है, तो भी अपने को विद्युत का झटका नहीं लगेगा। सुरक्षा है या नहीं है? वेरी गुड। अब देखो, एक इसमें और है लफड़ा कि एक ये छोटा है, एक ये बड़ा है, दिख रहा है। ये अपने किसके अकॉर्डिंग लेते हैं? यानी ये स्क्रू या टिप के अकॉर्डिंग, ये जो अपना टिप बता रही है, जैसे ये मेरे मान लो स्क्रू की टिप ये छोटी है, स्क्रू टिप छोटा वाला लेंगे, बड़ा है तो बड़े वाली स्क्रू टिप लेंगे। मान लीजिए बड़े टिप, बहुत बड़ी टिप है, तो इसका मतलब स्क्रू भी आगे बड़ा है, उसका हेड या सिर उसका भी क्या है? बड़ा है। मान लो छोटे हेड के अंदर आप बड़े टिप को डालोगे, तो वे काम जो है या तो फंसेगा नहीं, ऊपर रहेगा तो कार्य भी नहीं हो पाएगा। तो इनका भी ध्यान रखोगे आप। फिर ये छोटे वाले, इसकी लंबाई मापने का आपको कभी एग्ज़ाम प्रैक्टिकल में पूछा जाए, तो आप सीधे सीधा बता पाओगे मेरे ख्याल से। यहाँ से हैंडल से लेकर यहाँ टिप तक आप इसके लंबाई माप कैसे मापेंगे, अभी हम आपके सामने मापेंगे।
ये 150 mm का है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर। तो जैसे ही अपने को छोटे वाला लेंगे तो ये छोटे वाला देखो, ये 100 mm का, यहाँ से लेकर यहाँ तक। आपसे पूछे एग्जामिनर के ये इसकी लंबाई मापो, तो कभी भी ऐसे गलत काम नहीं करना है कि आप कहीं हैंडल से लेकर वहाँ पे कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। अपने हैंडल से आगे लेकर ये माप करना, समझ में आ गया ना? टिप, सैग, इंसुलेटेड, हैंडल, ये इतना ही काम है, ठीक है। अब इसका उपयोग करो ना, सावधानी ये रखने की कभी इसके हैंडल कटा फटा वो नहीं होना चाहिए, इसके चोट हैमर से नहीं मारनी चाहिए, ऐसा नहीं अपने कहीं ऐसे हैमर से लगे ऐसा लगे, ऐसा भी काम नहीं इसका नहीं करना चाहिए, ठीक है। इनका ध्यान रखोगे। फिर आपके सामने एक आता है, इसका क्या नाम है तो बता छोटू। कतिया, वो कतियो है तो बता रहे, ओ कतियो बता तो भाई बताए हैं, उठा वो नहीं, आप बता सकते हो? वायर कटर। अब याद आया ना, याद कर तो कतियो है। अरे कतिया तो वो अलग होता है ना रे, हैं? हाँ ठीक है, ध्यान रखा कर, मैं बनूंगा तेरे वरना कतिया। तो ये वायर स्टेपर है, ये नहीं, इसका वायर कटर है। वायर कटर का काम क्या होता है कि इसको वायर से छीलना। अब यह छीलने के तरीके 2-3 होते हैं, कई लोग इसका छीलने का तरीका भी नहीं जानते। यहाँ एक भाग है जो तार को छीलता है, जो ये भाग दिख रहा है, ये वाला वी कट है, ये छीलता है। ये वाला भाग दिख रहा है, ये आपको क्या करता है, काटता है। और फिर यहाँ से आपकी स्प्रिंग लगी हुई होती है, ये हैंडल को क्या करता है, दूर करता है। और ये हैंडल है, ये इंसुलेटेड है, ठीक है। अब मैं जैसे आपके सामने तार है, इसके अंदर डाला, ये कट गया, ठीक है। अब इसके अंदर छीलना है तो हल्का सा पिंच किया और ये तार छिल गया। अब मामला क्या होता है कि जैसे मैं इस तार को काटना है, ये पतला तार आसानी से कट गया। मान लो इस तार को मैंने पहले कटिंग कर ली, चल कम रहा है, जैसे मैंने इस तार की कटिंग कर ली। तार की कटिंग करने के बाद में मेरे को वायर स्टेप में इसको छीलना है, तो आपको हल्का सा इसको पिंच करना और फिर इसका थोड़ा सा टेढ़ा किया, निकाल दिया। अब आपने हल्का से ज़्यादा पिंच किया, जैसे मैंने ज़्यादा पिंच किया तो इसके अंदर तार के अंदर से कोरे कट गई है, और कोरे कटने के बाद में आपने जॉइंट किया तो ये जॉइंट गर्म होने लग जाएगा। कोई कहता क्या फ़र्क पड़ता है, ये फ़र्क वाली बात तो मैं बताऊँ ना, बहुत फ़र्क पड़ता है। मान लीजिए यहाँ आपने 5 कोर कट गई, जैसे मान लो इतना तार अपना एक्स्ट्रा कट गया है, तो ये इतने तार अपने एक्स्ट्रा कट गए ना, ये तार है ना, ये जो तार दिख रहे हैं, ये तार इसके साथ में नहीं है, तो इस तारों पर बाकी पर लोड पड़ेगा, तो ये बाकी जॉइंट क्या होने लग जाएगी, गर्म होने लग जाएगा। समझ में आई ना मेरी बात? इसलिए आपको जॉइंट जो काटते हो तो कोर बिल्कुल, ये तार अंदर दिख रहे हैं, ये कोर है एक एक, इन कोरों का पूरा साथ में जॉइंट रहना चाहिए, साथ में नहीं करना। 1-2 कट जाए अलग बात है, बिल्कुल कोशिश ये रखनी कि अपने को जॉइंट के साथ में कोई तार कटना नहीं चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है। फिर अपने को इलेक्ट्रिशियन में आप कभी भी काम करने जाते हो तो 3 अपने चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये 3 आइटम हैं, बाकी हो या चाहे नहीं हो, घर में ये 3 चीज़ें हैं तो छोटा मोटा घर का काम अपने को इलेक्ट्रिशियन बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ये टेस्टर, 4 चीज़ें हैं, इनके माध्यम से घर में छोटा मोटा काम कर लेते हैं भाई। टेस्ट से लाइट चेक कर लेंगे, इनसे तार काटना छीलना, इनसे छील लेंगे, इनसे तार काटना, इसका अपने खोलना करना, स्क्रू है ना, आसानी से कर लेंगे। इतने औजार तो अपने घर के पास में होने ही चाहिए, जिसे अपने नया टेक्नीशियन नहीं बुलाना पड़े। और आपने खुद टेक्नीशियन, आप इलेक्ट्रिशियन से हो, विद्युतकार हो, तो आसानी से घर का काम कर सकते हो। हैं ये क्या है? टेस्टर। कौन सा है? फेज टेस्टर है। इसका काम क्या है? लाइट को चेक करता है। कौन से? न्यूट्रल को, फेज को? फेज को करता है। मुझे आप बताओगे प्रदीप, इसके अंदर जो ट्यूब होती है उसका ट्यूब का क्या नाम है?
ये पीछे केप लगी, इस केप का क्या काम है? शौक से लगाई, तू बता। ये केप ऊपर क्यों लगाई है? हाँ, जेब में डालने के लिए। ये तो जेब में डालने के लिए बता रहा है यार। करंट डाउन कौन दे? मैं तो इस केप का पूछ रहा हूँ, ये पीतल वाला। हमारे शरीर टच होता है तभी जगती है। अच्छा, अर्थिंग का काम आती है। तो दोनों काम भी आती है, एक अर्थिंग में भी आती है, एक अपने पॉकेट में डालने के टांगने के लिए, है ना, दोनों काम आती है। और तेरे को पॉकेट वाला याद है। मुझे इसके अंदर वो एक ट्यूब होती है जो लाल कलर में हमेशा दिखती है, वो जैसे करंट आ जाता है इसके अंदर, उसका काम क्या है? काम क्या है? नाम बता दे, काम बता दे। करंट को कम करती है? कैसे कम करती है? ट्यूब करंट को कम कैसे करती है? हैं? तू बता, तू बता। अब तुम्हें देखो, यहाँ ये फेज, ये देखो यहाँ समझो पहले, यहाँ फेज तार लगेंगे। ये फेज तार यहाँ आपने देखो मान लो 230 वोल्टेज यहाँ तक दिए। जैसे ये 230 वोल्टेज ये आगे लगा हुआ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस क्या कर देगा? वोल्टेज को क्या कर देगा? कम कर देगा। जैसे आगे वाले टर्मिनल में वोल्टेज कम मिलेगा, बीच में लगी होगी नियॉन ट्यूब, जैसे नियॉन ट्यूब में कम वोल्टेज आएगा, इधर से नियॉन ट्यूब में मान लो फेज एक साइड में तो पहुँच गया, ऊपर से दूसरा टर्मिनल ये वाला जो दिख रही है ना ऊपर वाली पीतल की केप, इसके केप के माध्यम से न्यूट्रल तार का हम हाथ से देंगे, तो इधर से फेज आ गया, इधर से न्यूट्रल आ गया। अब ये अपने को करंट क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहाँ जो नियॉन ट्यूब से आगे वाला टर्मिनल में है, यहाँ जो वोल्टेज मिला टर्मिनल के फर्स्ट में, तो वह मिला वोल्टेज कम, और कम वोल्टेज मिला, इधर से अपना जो न्यूट्रल पॉइंट पर हमने हाथ लगाया, जैसे हमारा कम मिला तो हमें झटका महसूस हो ही नहीं। और मैंने पहले ही बताया था क्लास में कि कितने वोल्टेज तक हमारे शरीर में मीठा मीठा झटका कब आता है? 110 पर मीठा मीठा झटका आता है। और अपने शरीर कितने वोल्टेज तक सहन कर लेता है? 90 वोल्टेज तक अपने सहन करना। तो यहाँ कम वोल्टेज, ये नियॉन ट्यूब अपने को झुकी, इसका मतलब अपने को ये पता चल गया कि नियॉन ट्यूब जल रही है, इसका मतलब फेज इसके अंदर उपस्थित है, इसमें करंट चल रहा है। और इसका माध्यम से आपने परिपथ जब क्लियर होता है, रास्ता क्लियर होता है, तभी कोई बल्ब चलता है। तो यहाँ से अपने फेज अकेला मिल गया, इधर से फेज इधर से फेज इधर नहीं चल पाएगा। और फेज विभक्त है तो भी चल जाएगा। मान लो इधर से फेज मिला, इधर से न्यूट्रल मिल गए, तो अपना नियॉन ट्यूब आसानी से चल जाएगी। इसलिए अपने को अर्थ करना बहुत ज़रूरी होता है। या न्यूट्रल की जगह हम क्या कर रहे हैं? अर्थ लगा रहे हैं हाथ से। समझ में आई ना? अब इसका है करंट भी आता है। वेरी गुड। करंट आता है ना, उसका रीजन क्या होता है? ये जो रेजिस्टेंस होता है, ये रेजिस्टेंस क्या होता है? वोल्टेज क्या कर देता है? कम नहीं करता है, ये जल जाता है। तो ये डायरेक्ट हो जाती है, ट्यूब हो जाती है डायरेक्ट होती है। जैसे अपने को यहाँ वोल्टेज पूरे मिलते हैं और इधर से हमारा ये न्यूट्रल का तार मिलता है, हम अर्थ होते हैं सीधे ही। अर्थ होते हैं तो अपने क्या झटका महसूस होता है। ये सच है। ये कभी कभी करंट भी आता है। तो इनका आप प्रॉपर सही क्वालिटी का ही आप कंपनी का भी खरीदें, जिससे आपको विद्युत का झटका भी नहीं लगे और आप सुरक्षित रूप से किसी भी मशीन में फेज करंट है उसको चेक कर सको कि अपने फेज तार में करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसको आसानी से वो चेक कर सकते हैं। इससे वोल्टेज नहीं चेक होते बेटा, ठीक है? हाँ, अरे जो चीज़ें बताई हुई समझ में तो आ रही है? यस सर। ठीक है। अब मुझे आज आप ही बताओ प्रदीप, ये क्या है? छेनी है। आप बताओ तो। हैं? ठंडी छेनी। क्या ठंडी छेनी ऐसे ही कह रहा है? तो तू बता दे। गरम छेनी हैं? उपचनी, ठीक है। तू बता, शिषपाल बताइए कौन सी? कोल्ड चीज़ है। मैंने आपको बताया था कि कोल्ड चीज़ल को पहचान होगा कैसे, कि ये कोल्ड चीज़ल छेनी है, ठंडी छेनी है। सही बताया जो ठंडी छेनी बोला।
ठंडी छेनी को पहचानने का ये रीजन है कि उसके ऊपर हैंडल नहीं होगा और पूरे होगी। ये किसकी बनी होगी? लोहे की। कौन से? उच्च की या निम्न की? सही सोच लो। ये निम्न की है, ये निम्न की बताइए। निम्न कार्बन स्टील की, और वह फर्मल चीजें वह किसकी होती है? उच्च कार्बन स्टील। तो यहाँ पर आप इसका याद रखो, ये किसकी बनी होती है? निम्न कार्बन स्टील की। और यहाँ पर जो आप ये डलवे लोह की है, जैसे ये मैंने आपको पर ये मुड़ेगी नहीं। जैसे आपको ज़्यादा चोट इसके ऊपर मारी तो ये क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। अब इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? विद्युत कार के अंदर। जैसे आप इसका उपयोग करते हो, यहाँ अपने हथौड़े का ये फेस होता है। अब यह मान लो आपने, अब मान लो इसका जैसे अपने कहीं मान लो यहाँ पर कोई तार काटना हो, कोई कटोरे से लोह का तार काटना हो, तो हम इसके ऊपर रखेंगे और इसके माध्यम से ऊपर से क्या देंगे? चोट देंगे तो ये कट जाएगा। इसकी धार होनी चाहिए। इसके बाद में इसका उपयोग, धार नहीं है तो इसका उपयोग ना करें, ठीक है। और इसमें जो इस छेनी का उपयोग करो तो ये सावधानी ध्यान रखें कि हाथ से बीच में से पकड़ें, ऐसा नहीं अंगुली नहीं आ जाए बीच में, चोट नहीं लग जाए। और ये ऊपर वाला पॉइंट होता है जो फेस होता है, इसी पर चोट मारनी चाहिए और फेस टू फेस मिलना चाहिए। ऐसा नहीं इससे आप चोट मार रहे हो। समझ में आई मेरी बात? तो ये है अपना कोल्ड चीजल, समझ में आ गई। और फर्मल चीजल होगी, उसके आगे पीछे क्या होगा? तो हैंडल होगा और बीच में यहाँ क्या होगा? बाग आगे से ब्लेड टाइप होगा, ऐसा सेम। वह काम किस में आती है? लकड़ी में काम है। ये काम कहाँ आती है? लोहा है, पत्थर है, या कोई चादर को काटना है, वहाँ कोई नट बोल्ट फंसा हुआ है, उसको काटने के लिए इसका काम कर लेंगे। बात समझ में आई ना? ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास में, ये है अपने पास में हैमर, ठीक है। ये कौन से हैमर है? ये कौन सा है? कैसे पता चला? ऊपर बोरला है ना, बोरले से पता चल गया। और इधर इस भाग को क्या बोलते हैं? चिक बोलते। इसको क्या बोलते हैं? इसको आई होल। इसको क्या बोलते हैं? फेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हैंडल बोलते हैं। अब इसका उपयोग करो सावधानी पूर्वक। देखो इसका एक हैंडल हिलना नहीं चाहिए। अब हमारी हैंडल हिल रहा है तो इसको पहले टाइट करो। मान लो हैंडल हिल रहा है, अरे आप कहीं वर्कशॉप में काम कर रहे हो, सामने भाई साहब बैठे हैं, तो सर गया इसका आधा। समझ में आई ना? तो इसका सावधानी पूर्वक इसका उपयोग करें, ध्यान रखें पूरा। फिर इसका देखो, इसका सावधानी ये भी रखें कि वर्कशॉप के अंदर इसको जब जंग से बचाने के लिए ऊपर क्या लगाओगे? ग्रीस लगा के सुरक्षित जगह पर लगाओ। हैंडल पर ग्रीस नहीं लगाना है क्योंकि हाथ से फिसल जाएगा, ठीक है। यहाँ इसका इस जो भाग दिख रहा है ये वाला, इससे हम क्या कर लेंगे? यानी रिवेट को किसी भी अपने किसी रिवेट को फैलाने के लिए, किसी चादर को, जैसे मान लो अपने किसी रिवेट को फैलाने के लिए इस बोर का प्रयोग करेंगे, और किसी चोट मारनी हो तो इस फेस का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर तो एक ये है, ये कौन सा हमारे? वेरी गुड। और स्टेट पिन होगा तो ये भाग क्या होगा? इसके नहीं ना, वह तो क्लो पिन हमें बता रहे हो आप। बिल्कुल स्टेट पिन होगा ना, ये वाला जो ऊपर वाला भाग दिख रहा है पिन टाइप, ये इसके क्या होगा? समांतर होगा। और क्रॉस पिन इसका क्या है? इसके क्रॉस में। तो एग्जाम में आपको हैमर का डायग्राम दे देगा, ये पूछ ले निम्नलिखित में से हैमर का नाम बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा हैमर है, तो आप समझ जाओगे ना कि हैंडल के क्या क्रॉस में, तो क्रॉस पिन हो गया। हैंडल के सीध में ये भाग टिप अपना पिन हुआ तो ये क्या हो गया? इसके स्टेट पिन हो गया। तो इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे? जैसे देखो किसी नाली बनानी है ऐसे कोई चादर की, तो ऐसे ऐसे मार कर इसे नाली बना सकते हैं। किसी मान लो कि यहाँ अपने कील है या कॉर्नर पर अपने को मान लो ये कील नहीं जा रही है, बाहर है, तो इसको हम इस चोट के माध्यम से ठोक सकते हैं। मान लो यहाँ कब कील के माध्यम यहाँ अपने ये इस बॉल पिन का उपयोग नहीं कर पाएंगे कि ये पहुँच नहीं पाएगा, तो हम क्या करेंगे? स्टेट पिन का प्रयोग कर लेंगे ऐसे, ठीक है। तो अपने को छोटे जहाँ नुकीले कील होते हैं, जहाँ अपने बॉल पिन नहीं पहुँच पाता है, तो वहाँ पर स्टेट पिन का उपयोग कर सकते हैं। जहाँ क्रॉस पिन हो वहाँ पर उसका नालियों में भी प्रयोग करते हैं, वहीं भी छोटे क्रॉस के उपयोग करते हैं। तो ये दो तो मैंने आपको विस्तृत बताया है।
और बाकी ये सेम ही है, चीक, फेस, ठीक है, आई होल, ये शोल्डर, ये सारे डिटेल्स आपको आती है। समझ गए ना? इसको क्या बोलते हो? ये क्या है? ठीक है, और ये इसका, और ये ऊपर आई होल हो गया, ये शोल्डर हो गया, ठीक है। फिर मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ जिसका नाम है, इसका क्या नाम है? एक्सा। आज आपने क्लास में यही पढ़ा कि सर एक्सा, ठीक है, और एक्सा के अंदर आपने ये पढ़ा कि ये जो ऊपर वाला ये एडजस्टेबल एक्सा फ्रेम नहीं है। एडजस्टेबल एक्सा फ्रेम होगी ना तो उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये एडजस्टेबल नट है, विंग नट, जिसके माध्यम से, अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें देखो डाल दिया और हम इसको इसके अंदर फंसाना है। आसानी से ध्यान रख के फंसाना, ठीक है। फिर आपको इसको, ये विग नट है, इसको टाइट कर लेना है यहाँ से। अपने को टाइट, फुल टाइट करना है, उपयोग करो उस समय फुल टाइट कर दो, ठीक है। और अब देखो ऐसे फुल टाइट कर लें, डाल दी ब्लेड। अब देखो यहाँ आपने दांते उल्टे लगा दिए, दांते हैंडल के विपरीत होते हैं, ये वाला भाग उधर जाएगा, ठीक है। ये जैसे आप उपयोग करोगे तो ये लकड़ी में उपयोग नहीं करना है। जैसे ये लोहा है, मान लो कोई लोहे का पोर्शन है, मान लो ये काटना है, इसको हम इसके ऊपर जगह पर रखा और साथ में काटेंगे, साथ में पानी है या अपने पास कोई तेल है उसको डालेंगे, जिसे पानी या तेल है तो इसका कचरा साथ में आता रहेगा और ये भाग क्या रहेगा, ठंडा रहेगा और ब्लेड टूटेगी नहीं, ठीक है। और ये जो ये आपसे पूछे, ये है ना होल्डर, इसका नाम क्या है? फिक्स होल्डर है। और ये ऊपर वाला भाग दे रहा हूँ, ये क्या है? फ्रेम है। और ये एडजस्टेबल क्या होल्डर है? एडजस्टेबल का मतलब होता है हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये क्या है? हैंडल है। और यहाँ आपको दिख रहा नहीं, ये आगे वाला हैंडल के आगे जो ये आपको इसको बोलते हैं फेरूल। क्या बोलते हैं? फेरूल बोलते हैं। जिसे क्या है, फेरूल से क्या है, ये अब फटेगा नहीं, हैंडल मजबूत से पकड़ा रहेगा। तो इसको आप उपयोग करो तो इसको टाइट रखना और उपयोग करो। इसमें आपको दिख रहे हैं दांते, आप एक देखो दांते देखना, एक दांता इधर है, दो दांते इधर है, या दो इधर है तो दो इधर है, दो सीधे है वापस दो इधर है, जिग जैग में मंडे हुए हैं, टेढ़े मेढ़े। उससे रीज़न ये है कि आप कोई तार को, कोई चीज़ को काट रहे हो तो वे साइड में अपना एरिया भी घेर रहा है, और एरिया घेरेगा तो इसका मतलब ये ब्लेड फंसेगी नहीं। समझ में आई ना? ये हाथ में लेकर देख लो, आई तेरे समझ? दूर बहुत बैठा है, समझ आना मुश्किल है तेरे। चिल्का पड़ा है, आ तो यार नहीं है, आ तो मौसम ठंडा है। प्रदीप भाई समझ काट लेगा पक्का। अभी इसका मैंने प्रैक्टिकल नहीं करे है ना, अभी मैं बता देता हूँ। देखो ये क्या है? वायर गेज है, वायर को मापने के लिए।
ये जो वायर को मापेगा ना, ये SWG में मापेगा, ठीक है। और ये वायर को मापेगा कैसे, जैसे कोई तार का व्यास मापना है तो कोई आप दुकानदार में के पास जाते हो, कहीं आपके कहीं मोटर कभी जल जाती है, दुकानदार के पास जाते हो तो ऐसे चकती लेता है और इस चकती के अंदर तार ऐसे डाल डाल के देखता है। तार के ऊपर से इंसुलेशन हटाना है और तख्ती के जो ऊपर वाले पोजीशन होते हैं ये वाले, इन दोनों के अंदर इस प्रकार से फंसता फंसता तार जाना चाहिए। फिर वे नंबर नोट कर लेता है, जैसे ये 20 का आ रहा है, ये 19 का आता है तो 19 SWG लिख लेते हैं और 19 SWG लिख कर मार्केट से उसी गेज का तार मार्केट से लेकर आ जाते हैं और वे तार फिर उस मोटर में रिवाइंडिंग करते हैं और मोटर वापस बांध कर दे देते हैं अपने मार्केट। तो वह मापने के लिए SWG तार मापते हैं, ऐसे इससे मापते हैं। और एक अपने होता है दूसरे किसे मापते हैं, माइक्रोमीटर होता है, उसके माध्यम से मापते हैं, यानी छोटे से छोटे उसे मापा जाता है। अब ये मापोगे ना, इससे हम देखो 1 से लेकर और 36 SWG से इसे माप सकते हैं। अब इसमें एक विशेषता ये है कि हम इसको 0 से लेकर 36 SWG से मापते हैं। जैसे यह काउंटिंग संख्या 36 है तो इसका मतलब 36 नंबर SWG कोई तार आता है वे सबसे बारीक है। संख्या जिसकी अधिक है इसका मतलब तार सबसे क्या है, बारीक है। मान लो मैं कहता हूँ 7 नंबर, इसका मतलब तार क्या है, व्यास में मोटा है। मोटा जानते हो ना, ये इसका व्यास क्या है, मोटा है। तो इससे हम तार को मापने, जैसे इसको देखो ये तार है, ये अपने मान लो वाइंडिंग की तार है, तो ये वाइंडिंग का तार है, इसका हम मापेंगे कैसे। तो ये तार के ऊपर, ये ऊपर जो दिख रहा है ना, ये कलर ये इनेमल का लेप है, ये भी एक इंसुलेशन है। ये तार के ऊपर जो कलर दिख रहा है ना, आप दिख रहा है सोने कलर का जैसा, ये इनेमल का लेप है। इसको हमें क्या घिस के हटाना पड़ता है या जला कर करते हैं। दुकानदार तो कभी तो इसको जला कर करते हैं, या जला कर मैं उस चीज़ में नहीं मना कर रहा हूँ। एल्युमिनियम का तार आप जला कर किया तो वह खुद पिघल जाएगा। तो इसलिए आपके पास में या तो इसको आपको इलेक्ट्रिशियन चाकू लेना है, उसको चाकू के माध्यम से घिस लेना है। घिस कर इस तार का मान लो ये आगे वाला भाग घिसा हुआ है, तो मैं इसका प्रयोग करूँगा, दोनों भागों में फंसता जा रहा है। ये देखो फंसता जा रहा है, तो इसका मतलब मेरे यही वायर गेज है और यही वायर गेज, इसका मतलब ये 33 नंबर का है। तो मैं लिख लूँगा कॉपी में कि एक इसके स्टार्टिंग वाइंडिंग 33 नंबर की है, तो दूसरे का मान लो 32 नंबर आए तो 32 नंबर। मार्केट से जाऊँगा आधा किले का 32 और 33 का वायर गेज का तार लेकर आ जाऊँगा। तो अपने को पता चल गया ना कि हमें कौन कौन से तार लाने हैं। तो ये वहाँ अपने को सहायता की नहीं की, है ना, सामान लाने में दिक्कत वे भी दूर हो गई। तो ये औजार यहाँ काम आ जाते हैं बहुत बड़े। और यहाँ आपको इसकी सावधानी ये रखने की, उपयोग करने के बाद में इसको सुरक्षित रखना है। ये बैंड आ गया, टूट गया, आपने इसको मोड़ दिया पिला से, तो ये फिर ये काम नहीं कर पाएगा। ये फिक्स, इसके जो ये भाग दिख रहे हैं ना, ये फिक्स होते हैं, ये कटे होते हैं, माप के अकॉर्डिंग कटे होते हैं। ये देखिए, देखो आप हाथ लगा के देखो इसका माप लेकर देखोगे तो पता चलेगा ना। कहे हो प्रदीप, आप ले लेना उससे, ये रो दे उस प्रदीप को, दे मापेगा। कोई दिक्कत आती तो पूछ लो। ये बातें इतनी समझ में आ गई अच्छी तरह से। ये औजार अपने 10 औजार बताएं, कल अगले वाला प्रैक्टिकल आएगा ना उसमें सारे जो भी औजार आगे पीछे बचते हैं वे भी निकालेंगे। अपने जितने भी औजार हैं सब कुछ आपको बता देंगे। यहाँ अपने पास में औजार टोटल 40 औजार हैं, अलग अलग नाम है, सबके अलग नाम हैं, काम अलग अलग होता है सबका। नाम तो देखो, काम नहीं करो, याद नहीं करोगे तो फिर आपके एग्जाम में वो दिक्कत आएगी। मान लो आपने कहीं कंपनी में जॉब लग गई, आपके सामने औजार पड़े हैं, मान लो आप वर्कशॉप में कहीं काम करें, आपसे बोले कि नोज प्लेट लो,
तो पता ही नहीं चला अपना नोज प्लेयर कहाँ से लाएंगे। अब वो बोले फ्लैट नोज प्लेयर लाओ, तो अपने को नाम ही पता नहीं तो फ्लैट नोज लाएंगे कैसे। अब वो बोले कि जा बंदा यहाँ से कॉम्बिनेशन प्लेयर उठा के लेकर आओ, तो कभी वो आईटी में गई नहीं, कॉम्बिनेशन प्लेयर देखा ही नहीं, तो फिर कहाँ से पता चलवाएगा। तो औजार सीख जाएंगे ना, तो कंपनी में कहीं प्रैक्टिकल का काम रहता है, जॉब का काम रहता है, तो वहाँ पर अपना आसानी से कर लेते हैं। मान लो कोई गवर्नमेंट जॉब में लगे तो ये चीज़ें तो याद रहनी पड़ेगी, वहाँ भी कहीं वर्कशॉप में काम तो करना ही पड़ेगा, तो करना पड़ेगा, तो ये चीज़ों का तो ये तो याद रखना पड़ेगा। ये बार बार देखोगे, बार बार पढ़ोगे तो उस समय आपको याद हो जाएगा। क्या हुआ? तो कल है ना ये चीज़ें सारी पढ़ के आओगे, अच्छी तरह से याद करके आओगे घर से, ठीक है। तब आपको देखो मैंने लिखे हैं, इसके अकॉर्डिंग जो भी मैं चीज़ें वापस नहीं है वे भी बताऊँगा। कल मैं आऊँगा तो आपको ये पूछूंगा कि क्या याद है क्या नहीं है। याद रखना ये ज़रूरी है, अति आवश्यक है। इसको क्या बोलते हैं? वायर गेज, ये वायर गेज, वायर का गेज मापेंगे, ये SWG में मापता है। ये इसका लिखना बाकी है, उसका वायर गेज का भी, ये तो मैंने आज भी एक्स्ट्रा में बताया आपको। ये आज प्रैक्टिकल मैंने आज वहाँ पर क्लास में लिखा दिया था, ठीक है। अब इसका तुम चेंज कर दे ब्लेड।